नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। पिछले 26 दिनों से ईरान अकेला अमेरिका और इजराइल से लड़ रहा है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन्स कहर बनकर मिडिल ईस्ट में टूट रहे हैं। पिछले 2 दिनों से ट्रंप सीज फायर की बात कर रहे हैं। ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए बेताब है, लेकिन ईरान ने एक बार फिर अमेरिका को क्लियर एंड लाउड जवाब दे दिया है, कोई बात नहीं होगी। साथ ही पूछा है कि क्या ट्रंप खुद से बात कर रहे हैं। इससे पहले कल ट्रंप ने 5 दिन तक सीज फायर का ऐलान किया था। आज उसका दूसरा दिन है। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी फौज ने इराक पर बड़ा हमला किया है। यह बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। अमेरिकी फौज ने ईरान के समर्थित गुट पर बमबारी की है। यह हमला इराक के पश्चिमी इलाके अनबार प्रांत में हुआ। बताया जा रहा है कि हमले में कम से कम 7 लड़ाकों की मौत हो गई है, जबकि 13 घायल हुए हैं। इस बीच ईरान ने पाकिस्तान को भी बड़ा झटका दिया है। वो पाकिस्तान जो अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने के लिए बेताब हो रहा था, उस पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को ईरान ने हॉर्मुज पर ही रोक दिया है। IRGC ने पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार नहीं करने दिया। यानी ईरान ने मैसेज दे दिया है कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं है। ट्रंप का सीज फायर, ईरान ऑन फायर। कुवैत टू इजराइल, ईरान की जबरदस्त स्ट्राइक। क्या ट्रंप का पीस प्रस्ताव मानेगा ईरान? But we're actually talking to the right people and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. क्या ट्रंप के एग्जिट प्लान पर तैयार होंगे नेतन्याहू? क्या हॉर्मुज संकट का जल्द निकलेगा समाधान? از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی هم شما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. मिडिल ईस्ट में आएगी शांति या जंग होगी और भीषण? छब्बीस दिन पहले अमेरिका ईरान में जो जंग शुरू हुई थी, अब वो और भीषण होती जा रही है। अमेरिका ईरान के जंग में अब कुवैत की सीधी एंट्री हो गई है। ईरान पर सिर्फ अमेरिका इजराइल ही नहीं, अब कुवैत भी मिसाइल दाग रहा है। अमेरिका के 5 दिनों के सीज फायर के दूसरे दिन गल्फ कंट्री पर ईरान फायर है।
इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को तबाह कर रहा है तो कुवैत में एयरपोर्ट को जला रहा है। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलों की बारिश कर रहा है तो हाइफा में ईरानी मिसाइल गिरने से हाहाकार मचा है। ये सब तब हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से बातचीत का दावा कर रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि ईरान अब समझौता करना चाहता है क्योंकि ईरान की सैन्य ताकत को काफी नुकसान हुआ है, इसीलिए वो बातचीत के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि बातचीत को अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो आगे बढ़ा रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने युद्ध जीता है और ईरान पूरी तरह कमजोर हो गया, इसीलिए ईरानी नेता बातचीत को बेताब है। They have no Navy left. They have no Air Force left. They have no anti-aircraft equipment left. No radar left. No leaders left. The leaders are all gone. Nobody knows who to talk to. But we're actually talking to the right people, and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. Make a deal. They're going to make a deal. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. It wasn't nuclear related. It was oil and gas related. And it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. जंग रोकने के लिए ट्रंप ने मुस्तफा के पास एक 15 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है जिसमें सीज फायर के लिए टर्म एंड कंडीशन बताए गए हैं। युद्ध विराम 1 महीने के लिए होगा। ईरान को न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह बंद करना होगा। ईरान को अपने 3 परमाणु सेंटरों को शट डाउन करना होगा। यूरेनियम संवर्धन को 0 करना होगा। ईरान को विद्रोही गुटों का साथ छोड़ना होगा। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना होगा। Why do you say what makes you trust? Do you think I trust them? I don't trust them. Then why bother talking to them? Because they're going to be, we'll have control of anything we want. Look, if we can end this without more lives being down, without knocking out $10 billion electric plants that are brand new and the apple of their eye, I'd like to be able to do that, you know? We're roaming free. We can do whatever we want. And as you know, today we were going to have the privilege of shooting down a very big electric generation plant, one of the biggest in the world. And one shot to the right location ends the plant, it collapses. And we held off based on the fact that we're negotiating. We killed all their leadership. And then they met to choose new leaders, and we killed all of them. And now we have a new group, and we can easily do that, but let's see how they turn out. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं ईरान जंग रोकना चाहता है तो वहीं दूसरी ओर ईरान और आक्रामक हो गया है। इराक से लेकर इजराइल तक और कुवैत से लेकर बहरीन तक धुआं कर रहा है तो वहीं इजराइल भी ईरान और हिजबुल्लाह पर ताबड़तोड़ स्ट्राइक कर रहा है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन टू प्रॉमिस फॉर की 88वीं लहर की शुरुआत कर ट्रंप को अपना जवाब दे दिया है। ईरान ने एक बार फिर से ट्रंप के दावों को फेक बताया है। अमेरिका के 15 सूत्रीय पीस प्रस्ताव के जवाब में ईरान ने भी अपनी टर्म एंड कंडीशन सामने रख दी हैं। ईरान ने जंग रोकने के लिए अमेरिका के सामने जो शर्तें रखी हैं उसमें पहली शर्त यह है कि सिर्फ अस्थायी सीज फायर नहीं बल्कि भविष्य में युद्ध ना दोहराने की पक्की और कानूनी गारंटी दी जाए। दूसरी शर्त यह है कि मिडिल ईस्ट में जितने भी अमेरिकी सैन्य बेस हैं उसे बंद किया जाए। मुस्तफा ने तीसरी शर्त रखी है कि जंग की वजह से ईरान को जितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करें। चौथी शर्त रखी गई है कि ईरान ना तो मिसाइल प्रोग्राम को बंद करेगा और ना ही मिसाइलों की रेंज को लिमिट में करेगा। पांचवी शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए नए नियम बनाए जाएं। छठी शर्त है कि ईरान पर लगे सभी प्रतिबंधों को हटाया जाए। ईरान
जिस तरह की शर्तें अमेरिका के सामने रख रहा है उसका मतलब साफ है, ईरान इससे कम पर समझौता करने को तैयार नहीं है। قدرت راهبردی که از آن دم میزدید تبدیل به شکست راهبردی شده. مدعی ابرقدرتی دنیا اگر میتوانست از این مخمسه رها شود تا حالا شده بود. اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعده هایتان به سر رسیده. سطح خود درگیری هایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده. صراحتاً اعلام میکنیم تا موعدی که اراده ما نباشد هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمیگردد. این اراده زمانی ایجاد می شود که به طور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود. حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود. کسی همچون ما با کسی مثل شما کنار نخواهد آمد. ईरान ने न सिर्फ ट्रंप के दावों को फेक बताया है बल्कि जो पाकिस्तान बार बार मध्यस्थता कराने का दम भर रहा है उसकी भी हवा निकाल दी। ईरान ने शहबाज और मुनीर को उसकी औकात दिखा दी। मुस्तफा की आर्मी ने बता दिया कि पाकिस्तान ट्रंप का वो बंदर है जो उसके इशारों पर नाचता है। तभी तो ईरान ने पाकिस्तान के टैंकर को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार करने से रोक दिया। IRGC ने कहा कि पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को हॉर्मुज पार करने की परमिशन नहीं थी। पाकिस्तान के ऑयल टैंकर को रोककर ईरान ने मैसेज दे दिया है कि वो पाकिस्तान को भी अमेरिका की तरह ही दुश्मन मानता है। अगर पाकिस्तान के ऑयल टैंकर ने अगली बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश की तो IRGC के मिसाइल उसे समंदर में डुबो देंगे। यानी हॉर्मुज को लेकर ट्रंप बुरी तरह फंस चुके हैं। जो पाकिस्तान, अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा था, ईरान ने उसे पंक्चर कर दिया। इससे पहले रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर से बात की थी। फिर सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ईरान के राष्ट्रपति से बात की थी। लेकिन इसके बाद भी ट्रंप को यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई थी, मिडिल ईस्ट में शांति पाकिस्तान के भरोसे नहीं होगी। इसीलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को मिडिल ईस्ट के ताजा हालात की जानकारी दी। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पूरी तरह खोलने पर भी चर्चा हुई। इसकी जानकारी भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने खुद दी। पीएम मोदी ने भी मिडिल ईस्ट में शांति और हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह खुला रखने पर जोर दिया। हम गल्फ के सभी देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं। हम ईरान, इजराइल और अमेरिका के साथ भी संपर्क में हैं। हमारा लक्ष्य डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से क्षेत्र में शांति की बहाली का है। हमने डी एस्केलेशन और हॉर्मुज स्ट्रेट खोले जाने पर भी उनसे बात की है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत ने नागरिकों पर, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। ट्रंप सीज फायर की बात तो कर रहे हैं, लेकिन ईरान का बारूदी इंतकाम और तेज हो गया है। इजराइल से लेकर कुवैत, यरूशलेम तक ईरान बमों की बारिश कर रहा है। खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों को भी निशाना बना रहा है। अमेरिका इजराइल को ईरान के सरेंडर की उम्मीद थी, लेकिन ईरान ने अपने इरादों से ये साफ कर दिया है कि वो अपनी शर्तों पर ही सीज फायर के लिए राजी होगा। तो अब क्या होगा अमेरिका इजराइल का अगला कदम, समझिए इस रिपोर्ट से। ट्रंप चाहते हैं सीज फायर।
दूसरी तरफ ईरान ऑन फायर। ईरान का खुखार बारूदी इंतकाम, महायुद्ध का क्या होगा अंजाम। लेबनान पर इजराइल का प्रहार, हिजबुल्लाह का भी पलटवार। कैसे थमेगी जंग की आग, क्या मिडिल ईस्ट पूरा होगा राख। कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ईरानी हमला। इजराइल पर क्लस्टर बम से ईरान का अटैक। ईरान की मिसाइलें रोकने में इजराइल नाकाम। यरूशलेम में ईरानी हमला, बजे जंगी सायरन। मिडिल ईस्ट में जंग का आज 26वां दिन है। जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टेंशन का मीटर भी बढ़ रहा है। ट्रंप हर रोज अपने बयान बदलते हैं, दुनिया को कंफ्यूज करते हैं, ईरान को डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन ईरान की बारूदी इंतकाम में कोई बदलाव या कमी देखने को नहीं मिली। ईरान के हमले से कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट दहल उठा। ईरान के ड्रोन ने कुवैत के एयरपोर्ट को निशाना बनाया, सीधे फ्यूल टैंक को हिट किया। एक जोरदार धमाका हुआ और हर तरफ आग ही आग नजर आने लगी। ईरान ने अमेरिका की सेना को टारगेट करके ड्रोन लॉन्च किया था। ईरान का आरोप है कि कुवैत से तेहरान पर अमेरिका बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहा है। ये उसी का बदला है। कुवैत को ईरान की तरफ से और बड़े हमले का डर सता रहा है, इसीलिए पब्लिक के लिए एडवाइजरी तक जारी कर दी गई है। ولكن لضمان السلامة التامة يجب الالتزام بما يلي: التأكد من أمانك في داخل المنزل وعدم الخروج من المنزل مطلقا، إحكام إغلاق النوافذ والأبواب لعدم دخول تلك الملوثات، الاستماع للأخبار من مصادرها الرسمية وذلك لتلقي باقي الإجراءات في حينها। जंग के पहले दिन से ही ईरान लगातार इजराइल को निशाना बना रहा है। इजराइल पर नॉन स्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है। बैलिस्टिक मिसाइल से लगे क्लस्टर बमों ने इजराइल की नाक में दम कर रखा है। इजराइल के शहरों पर ईरान की मिसाइलें तबाही बनकर बरस रही हैं। इजराइल में ईरान की मिसाइल मौत बनकर बरस रही है। इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम भी ईरान के हमले को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ईरान की मिसाइल पावर के आगे इजराइल बेदम नजर आ रहा है। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों को कई जगहों पर इजराइल की फोर्स इंटरसेप्ट नहीं कर पा रही है। तेल अवीव समेत इजराइल के दूसरे बड़े शहरों में लगातार जंगी सायरन बज रहे हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर में रहने को मजबूर हैं। ईरान की मिसाइलें तेल अवीव समेत इजराइल के दूसरे शहरों में तबाही बनकर बरस रही हैं। ईरान के हमले के बाद तेल अवीव की एक इमारत में आग लग गई। आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भागने लगे। इधर इजराइल तेहरान को निशाना बनाता है, वहीं दूसरी तरफ ईरान पूरी ताकत के साथ तेल अवीव पर बारूदी हमला करता है।
ईरान ने यरूशलेम को भी निशाना बनाया है। ईरान के हमले के बाद यरूशलेम में कई तेज धमाके सुनाई दिए। पूरे शहर में जंगी सायरन बजने लगे और लोगों से सुरक्षित बंकरों में जाने की अपील की जाने लगी। इस हमले में यरूशलेम में बड़े नुकसान की खबर है। ईरान ने फिलिस्तीन के हेब्रोन शहर पर एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी। ईरानी मिसाइलों को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। यह पहली बार है जब ईरान ने यरूशलेम और हेब्रोन शहर पर मिसाइल अटैक किया। वेस्ट बैंक को टारगेट किया है। ईरान के टारगेट पर इराक भी है। इराक में अमेरिकी फौज का बड़ा बेस है। ईरान ने अमेरिकी बेस को टारगेट करते हुए बड़ा अटैक किया। एरबिल में अमेरिकी सैनिकों पर मिसाइलें दागी। ये इराक के एरबिल में एक होटल की तस्वीरें हैं जो ईरान के हमले के बाद जल रहा है। बताया जा रहा है कि ईरान को इस होटल में अमेरिकी कर्मचारियों के रुकने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद ईरान ने मिसाइल से सीधे होटल को टारगेट किया। ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी अमेरिका के सैन्य ठिकानों और सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों ने एक वीडियो जारी करके बगदाद में अमेरिका के विक्टोरिया कैंप को निशाना बनाने की तस्वीर जारी की है। अमेरिका के कैंप को कामिकाजे ड्रोन से निशाना बनाया। हमले में रडार सिस्टम और 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। इस बीच ईरान ने बड़ा दांव चला है। IRGC ने स्टेटमेंट जारी करके मुस्लिम देशों को एक मिलिट्री सिक्योरिटी अलायंस बनाने की पहल करने को कहा है, जिसमें इजराइल और अमेरिका शामिल ना हो। IRGC का कहना है कि वो इसका नेतृत्व करने को तैयार है। अय्युहल इख्वतुल मुस्लिमून, इन्नना ला नहताजु अलबत्ता من أجل ضمان أمن منطقتنا إلى دولة تبعد عنا آلاف كيلومترات. لا نحتاج إلى دولة تنظر على حد تصريحها هي إلى البلدان الإسلامية على أنها بقرة حلوب، ولا نحتاج إلى دولة تجعل أمن إسرائيل ومصالحها أول همها وآخره ثم تضحي بسائر البلدان في سبيل ذلك، ولا نحتاج إلى دولة تنظر إلى المسلمين على أنهم كائنات لا قيمة لها فلا ترى فيهم إلا ما تختزنه أرضهم من ثروات ونفط وغاز. فأي خير جلبته لكم أمريكا وقواعدها في المنطقة؟ ولو أنكم اليوم تعرضتم لعدوان الجيش الكيان الصهيوني فهل سيطلق الأمريكيون رصاصة واحدة دفاعا عنكم؟ إننا نحن المسلمين جميعا لا نزال نذكر جيش. ईरान मिडिल ईस्ट में जमकर बारूद बरसा रहा है। रोज सैकड़ों मिसाइलों का इस्तेमाल करता है। इजराइल उसका टारगेट नंबर 1 है। तो वहीं इजराइल भी पीछे नहीं है। इजराइल भी लगातार IRGC यानी ईरान के सैन्य ठिकानों को टारगेट कर रहा है। ईरान की ताकत को कम करने की पूरी कोशिश में लगा है। इजराइल ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भारी बमबारी की है। इससे पहले अमेरिका भी निशाना बना चुका है। वहीं तेहरान में इजरायली एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने भी जमकर बमों की बारिश की है। इजराइल लगातार ईरान के हथियार बनाने के अड्डों को भी निशाना बना रहा है। इजराइल ने ईरान के कज़वीन में मिलिट्री प्रोडक्शन हब को टारगेट किया। इजराइल के हमले के बाद बड़ा धमाका हुआ। इजराइल के इस हमले में ईरान को बड़े नुकसान की खबर है। मिसाइल जंग में ईरान की सबसे बड़ी ताकत के रूप में नजर आई। ईरान की मिसाइलों ने मिडिल ईस्ट में कहर बरपा रखा है। इस बीच इजराइल की एयरफोर्स ने IRGC के मिसाइल लॉन्च सेंटर को तबाह करने का दावा किया है। IDF का कहना है कि इस हमले से इजरायली फौज ने IRGC की कमर तोड़ दी है। इजराइल सिर्फ ईरान से ही नहीं, लेबनान के फ्रंट पर भी वॉर लड़ रहा है। हिजबुल्लाह के लड़ाके इजराइल के बॉर्डर इलाकों को लगातार निशाना बना रहे हैं। उत्तरी इजराइल के किरियात शहर पर हिजबुल्लाह ने बड़ा रॉकेट हमला बोला, जो एक बिल्डिंग पर जाकर लगा। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक में बिल्डिंग को बड़े नुकसान की खबर है। इजराइल भी लगातार लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को टारगेट कर रहा है। इजरायली एयरफोर्स ने लेबनान के अल अमना फ्यूल नेटवर्क पर हमला किया है। बताया जा रहा है कि अल अमना फ्यूल नेटवर्क पर अमेरिका ने 2020 से प्रतिबंध लगा रखा है।
कहा जाता है कि यह हिजबुल्लाह की कमाई का सबसे बड़ा सोर्स है, जिसे इजराइल ने तबाह कर दिया है। לאורך היום נמשך הירי מאיראן ומלבנון. כתוצאה ממטח רקטות שנורה הערב לעבר יישובי הצפון, נרצחה אזרחית ישראלית. זה אירוע קשה. האיראנים תכננו לירות מאות טילים לעבר ישראל כבר ביום הראשון למבצע. הם ירו פחות מ-100 ביום הראשון, וחצי מהכמות הזו ביום השני. אנחנו שיבשנו את הכוונות האלה, ואנחנו ממשיכים לשבש אותן. כמות השיגורים ירדה מהר מאוד. הממוצע הוא פחות או יותר כ10 טילים ביום. המשטר מנסה לרכז מאמץ אחת לכמה ימים ולירות באופן רחב יותר, בעיקר לעבר ריכוזי אוכלוסייה. मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच अमेरिकी सेना ने बड़ा दावा किया है। अमेरिकी सेना का कहना है कि ईरान के अंदर 9000 से ज्यादा सैन्य ठिकानों को बर्बाद कर दिया, जिससे ईरान की जंग लड़ने की क्षमता काफी हद तक खत्म हो गई है। अमेरिका इजराइल लगातार ईरान की ताकत कम होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान के इजराइल और खाड़ी देशों पर हमले से ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। हर रोज ईरान की तरफ से मिसाइलों की नई वेव जारी होती है। बदले की आग में जल रही मुस्तबा की फौज किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका इजराइल पूरी कोशिश में लगे हैं कि ईरान सरेंडर कर दे, लेकिन ईरान ने 26 दिन की जंग में दिखा दिया है कि सरेंडर उनके खून में नहीं है। मिट जाएंगे लेकिन ट्रंप के आगे सिर नहीं झुकाएंगे। ऐसे में अभी मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने के आसार दूर दूर तक नहीं दिखाई देते हैं। मिडिल ईस्ट में जंग से भारत भी हर रोज गैस और तेल का संकट से जूझ रहा है। राहत की बात यह है कि एलपीजी से लदे हुए 2 जहाज भारत पहुंच रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में एलपीजी सप्लाई को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। सरकार लगातार जोर दे रही है, पब्लिक को मैसेज दिया जा रहा है कि देश में अभी संकट जैसे हालात नहीं है, पैनिक होने की जरूरत भी नहीं है। फिर भी गैस गोदामों के बाहर लोगों की लंबी लाइन है। पेट्रोल पंप पर अपनी कार और दोपहिया के टैंक फुल कराने की होड़ सी है। इस समय अफवाह का बाजार बहुत गर्म है। देश के पास कितनी गैस है, कितना तेल का स्टॉक है, एक्चुअल रिपोर्ट क्या है, इसमें देखिए। जग वसंत एलपीजी लेकर भारत आ रहा है। पाइन गैस भी तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। समुद्र की लहरों के बीच भारतीय जहाजों की ये तस्वीरें हिंदुस्तानी डिप्लोमेसी की विजय पताका लहरा रही हैं, तो दूसरी तरफ 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों के लिए खुशी की लहर लेकर आ रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारूदी पानी को पार कर दोनों भारतीय जहाज ओमान की खाड़ी में हैं और तेजी से भारत की ओर बढ़ रहे हैं। जगवसंत 26 मार्च को गुजरात के कांडला पोर्ट पर पहुंचेगा। इस पर 47,600 मीट्रिक टन एलपीजी लदी हुई है और 33 भारतीय नाविक सवार हैं। दूसरा पाइन गैस जहाज 27 मार्च को कर्नाटक के न्यू मैंगलोर पोर्ट पर आने वाला है। इसमें 45,000 मीट्रिक टन रसोई गैस है। इसके साथ 27 भारतीय नाविक तैनात हैं। इस तरह दोनों भारतीय जहाजों में 92,000 मीट्रिक टन एलपीजी लोड है। अगले 24 घंटे में एक जहाज जगवसंत भारत पहुंचने वाला है। इन दोनों टैंकर से आ रही एलपीजी से 65 लाख घरेलू गैस सिलेंडर भरे जा सकेंगे। दोनों मेगा इंडियन टैंकर की निगरानी भारतीय नौसेना कर रही है। ईरान युद्ध के वक्त हॉर्मुज में 28 भारतीय जहाज मौजूद थे, जिनमें से 24 पश्चिमी हिस्से में और 4 पूर्वी हिस्से में थे। दोनों ओर से 2-2 जहाज सुरक्षित भारत आ चुके हैं। एलपीजी से भरा शिवालिक 16 मार्च को मुंद्रा बंदरगाह पहुंचा, जबकि नंदा देवी 17 मार्च को कांडला पहुंचा।
वहीं जग लाड की नाम का तेल टैंकर 80,886 टन कच्चा तेल लेकर 18 मार्च को मुंद्रा पहुंच चुका है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक इंडियन फ्लैग वाले 22 जहाज अब भी हॉर्मूज के पश्चिम में फंसे हैं। देश में एलपीजी की किल्लत के बीच 2 जहाज का भारत आना वाकई गुड न्यूज है, लेकिन गैस एजेंसी के बाहर लंबी लाइनें लगने की खबरें रोजाना आ रही हैं। माया नगरी मुंबई में एलपीजी संकट से 150 साल पुराने डब्बावाला सिस्टम पर असर हुआ है। टिफिन डिलीवरी में भारी गिरावट आई है, जिससे डिब्बे वालों की कमाई लगभग आधी रह गई है। देश की आर्थिक राजधानी में लोगों तक खाना पहुंचाने वाले डिब्बे वालों के बीच में है। ये वो डिब्बे वाला सिस्टम है जो आज से 100 साल पहले शुरू हुआ था, जिस वक्त इंटरनेट का भी ज़माना नहीं था, और आज उनकी इंडस्ट्री पर कितना ज़्यादा असर पड़ा है। क्योंकि इंटरनेट की मार तो ये पहले से झेल रहे थे, लेकिन एलपीजी गैस की कमी की वजह से सर क्या असर पड़ा है? कितने डिब्बे कम हुए हैं रोजाना? हमारा बहुत सारा टिफिन कम पड़ गया है हमारा, और जो छोटे मेस वाले या किचन वाले छोटे छोटे हमारे जी, उनके पास से जो खाना आता है वो टिफिन हमारा बंद ही हो गया है। उधर से चालू ही नहीं, टिफिन चालू नहीं है अभी वो। सर अमूमन कितने टिफिन हर दिन आप लोग पहुंचाते थे? कितना कम हुआ है अभी? सर अभी मुंबई डब्बा वाला ये घर से पिकअप और ऑफिस में ड्रॉप करता है, लेकिन घर के अलावा भी घर के सभी मेंबर्स जो ऑफिस जाते हैं, इसके लिए घर पे भी खाना बनाने के लिए अवेलेबल नहीं रहता है या कुक नहीं रहता है। इसके लिए कई लोग ऐसे, कई कस्टमर ऐसे कि वो किचन में से खाना ऑर्डर करते हैं, रेडीमेड खाना किचन में से ऑर्डर करते हैं। तो करीबन हमारा 30 से 40% ऐसे कस्टमर्स है कि वो किचन में से खाना ऑर्डर करते हैं। तो अभी वो एलपीजी की वजह से, अभी एलपीजी नहीं मिलने की वजह से जो किचन में खाना बनाने का जो रास्ता है वो सब बंद हो गया है। आप लोगों को तो काफ़ी परेशानी होती होगी, बहुत पैसा कम हुआ होगा, बहुत इंडस्ट्री को लॉस हो रहा होगा। बहुत घर से जो हम लोग चलाते हैं, हम जब भी कमाते हैं तभी घर चलता है हमारा फैमिली, हमारे जब भी हम लोग कमाते हैं तभी हमारे फैमिली चलता है। मगर अभी बहुत असर हुआ है, फैमिली से अपना घर कैसे चलेगा, राशन क्या भरेगा, बाहर का जो खर्चा है वो कैसा करेगा, बहुत दिक्कत आई। मुंबई की तरह ही एमपी की राजधानी भोपाल का हाल है। भोपाल में नवरात्रों में होने वाले भंडारों पर भी संकट मंडरा रहा है। आयोजकों को गैस की कमी की चिंता सता रही है। यानी भोपाल के सबसे पुराने मंदिरों में से एक भवानी मंदिर में, जहां पर सबसे बड़े भंडारों में से एक भंडारा होता है नवरात्रों के मौके पर, तकरीबन 8 से 10 हज़ार लोग आते हैं। सामान आना अभी अभी शुरू हुआ है क्योंकि व्यवस्थाएं पूरी हो रही हैं, व्यवस्थापक यहां पर है। दिक्कत बस सिर्फ एक यही है, सिलेंडर की कमी। अमूमन 20 से ज़्यादा सिलेंडरों की ज़रूरत होती है, आग्रह इन्होंने किया है, लेकिन सिलेंडर मिल नहीं पा रहे हैं। इसके लिए बाकायदा कवायद जारी, हम बात भी कर लेते हैं क्या दिक्कतें आ रही हैं। अभी सबसे पहले दर्शनार्थियों ने, हमारे यहाँ कम से कम 10,000 लोग भंडारे में आते हैं, और दर्शनार्थियों ने सूखा रॉ मटेरियल देना चालू कर दिया है दानदाताओं ने, लेकिन मुहैया हमारे पास गैस पर्याप्त नहीं है, तो भंडारा बने कैसे, मेन विषय ये है। और कम से कम हमारे यहाँ 20 सिलेंडर लगते हैं इस भंडारे में, और अभी हमारे पास एक ही सिलेंडर है, वो भी खाली है। पर तनाव दिखाई दे रहा है आपके चेहरे पर? तनाव और चिंता दोनों ही है कि हर वर्ष हमारे श्रद्धालुओं को पता है कि इस मंदिर में हर साल नवमी अष्टमी का भंडारा होता है। सामग्री सब उपलब्ध हो गई है, मगर गैस की कमी है। प्रशासन से मांग करते हैं कि सुगमता से 10, 15, 20 सिलेंडर जो भी हो गए, नहीं तो हम लोग अपने घरों से सिलेंडर लाकर आयोजन करने पर बाध्य होंगे। सूखा आप कह रहे, सूखा हुआ तो फिर हम सूखी सामग्री लोगों को, पंडितों को दान में दे देंगे। तो भंडारे में लगती है, तो भंडारे में लोगों ने दी है। अब अगर गैस नहीं होगी तो काहे में पकाएंगे, तो मजबूरन हमको वो सीधे के रूप में लोगों को बांटना पड़ेगा। सीधे के रूप में बांटना पड़ेगा। तकरीबन कितने लोग आ जाते हैं आप? कम से कम 10,000 लोग यहाँ पर। तस्वीरें चौक स्थित इस मंदिर की हैं, आप इस वक्त देखें, श्रद्धालुओं का तांता हमेशा लगा रहता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु हर रोज आते हैं यहाँ पर, सुबह से शाम तक इसी तरीके की भीड़ जो है यहाँ पर आपको दिखाई देती है। और आखिर में जब अष्टमी और नवमी आती है तो इंतज़ार इस बात का रहता है कि भंडारा हो, लेकिन इसी भंडारे पर जो उम्मीदें हजारों श्रद्धालुओं ने लगा रखी है, उस पर इस वक्त संकट के बादल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। हालांकि प्रशासन जो है वो बात कर रहा है कि किसी भी तरीके से इस आस्था से भरे हुए त्योहार पर कोई संकट ना आए, लेकिन परेशानी कम से कम अभी तो दिखाई दे रही है।
28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था। उसी के बाद से देश में एलपीजी की समस्या बनी है। आखिर लोगों में पैनिक क्यों है और सच्चाई क्या है? लोगों को लग रहा है कि जंग लंबी चलेगी तो कभी भी देश में तेल और गैस की समस्या आ सकती है, लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि देश में ना तो तेल की कमी है और ना ही एलपीजी की समस्या है। लोगों का सोचना है भारत के तेल और गैस के टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं, लेकिन सच यह है कि हॉर्मुज से भारतीय टैंकर एक एक कर निकल रहे हैं। लोग डर रहे हैं कि अगर जंग का असर दुनिया में हो रहा है तो भारत पर क्यों नहीं होगा, जबकि सरकार कह रही है कि हालात पर 24 घंटे नजर है। लेकिन सरकार बार बार कह रही है कि देश में ना तो तेल की कमी है और ना ही एलपीजी की समस्या है। लोगों का मानना है कि कहीं भी ड्राई आउट नहीं है। लोगों का डर सड़कों पर लाइनों से समझा जा सकता है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की हैं, जहां गैस के लिए नंबर लगाने के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। एलपीजी गैस को लेकर लोगों की मुश्किलें अभी भी बनी हुई है। कई जगहों पर सिलेंडर के साथ लोगों की कतार दिख रही है, तो कई जगह लोग जो दफ्तर है एलपीजी गैस का वहां पर लाइन लगाए हुए हैं। वजह यह है कि मोबाइल से डीएससी नंबर नहीं मिल पा रहा है जब वो बुक कर रहे हैं, और इसलिए लोग दफ्तर पहुंचे हैं, एलपीजी गैस एजेंसी के पास पहुंचे हैं, ताकि उनको एक ऐसा कोई कूपन जनरेट हो, कोई रसीद मिले जिसके आधार पर वो गैस ले सके। यहाँ जो लोग कतार में आपको खड़े नजर आ रहे हैं, ये सारे लोग इसी मकसद से आए हैं। गैस सिलेंडर के साथ की ये कतार नहीं है। ये कतार किस लिए है? नंबर लगाने के लिए, गैस का नंबर लगाने के लिए। मोबाइल से लगाया आप? मोबाइल से लगाया नहीं लग रहा है। मोबाइल से कोई डीएससी नंबर जनरेट नहीं, कुछ नहीं हो रहा है, ना नंबर लग रहा है ना डीएससी नंबर आ रहा है। पहला बात मालूम हुआ कि ये लोग नंबर लगा रहे हैं डायरेक्ट। न मैंने नंबर आके लगाया, 18 तारीख को आया था, मैंने नंबर लगाया। नंबर लगाने के बाद 25 तारीख को डेट दिया गया। जो स्लिप है मेरे पास, आपको दिखा देते हैं स्लिप। 25 तारीख को डेट पड़ा था हमको, देखिए 25 तारीख को डेट पड़ा था। 25 तारीख को हम 5 बजे आज भोर से हम नंबर। आप कब आए थे? हम 19 तारीख को नंबर लगाए, 22 का डेट मिला, 23, 24, आज 25 हो गया। और हमारे रिसिप्ट में जो नंबर हमने रजिस्टर्ड कराया था उसके जगह दूसरा नंबर शो कर रहा है, मोबाइल नंबर। तो यहाँ पर हर किसी की एक जैसी परेशानी है। ये बताइए, क्या मोबाइल से जब बुक कर रहे हैं तो क्या डीएससी नंबर नहीं मिल पा रहा? कुछ नहीं दे रहा है, कह रहा है मैसेज दिया है कि पेशेंट रखिए, तो 1 महीना तो हो गया, पेशेंट 1 महीना से 2-4 दिन हो गया। और पिछला डिलीवरी 25/2/26 को लिए थे। तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको जिसके आधार पर गैस? सर शायद नंबर दे तब ना गैस में, जब तक नंबर नहीं देगा, डीएससी नंबर नहीं देगा तो गैस मिलेगा नहीं सिलेंडर। आपने मोबाइल से बुक किया? बुक किए थे लेकिन नहीं हो पाया, हुआ भी डीएससी नंबर नहीं गिरा, इसी के कारण हमको नंबर में लगना पड़ रहा है। नंबर यहाँ से फिर कोई रसीद मिलेगी इसलिए? रसीद क्या मिलेगा सर? यहाँ जब 20 मार्च को हमने बुक किए मोबाइल से, पैसा कटा हुआ है, फिर भी हमको नहीं मिल रहा है। देख लीजिए मोबाइल में डाला हुआ है सब कुछ। अभी बोल रहे कि ठीक है आओ नंबर में लगो, फिर संडे को आए थे, नंबर में लग के आपस गए, फिर अभी आपस दोबारा लगने आ गए। आपने कब बुक किया? कल किए थे। डीएससी नंबर मिला आप? नहीं, मैसेज आया कि दोबारा ट्राई नहीं कीजिए। अभी तक मैसेज नहीं आया। क्या मुश्किल आ रही है घर में खाना बनाने में? नहीं सर, गैस नहीं नंबर लग रहा है, तो गैस मिल देगा तब ना खाना बनेगा। क्या कर रहे हैं, कैसे, क्या उपाय? ओहे तनी मनी है तो जल रहा है। 1 लाख 1 किलो भरा रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ से 1 किलो भराएगा? 200 रुपये 300 रुपये किलो खुले बाजार। हाँ, और नंबर नहीं लगा रहे हैं तो लगिए नहीं रहा है, कुछ बताइए नहीं रहा है। आप नंबर लगा ली यहाँ पे? नहीं, नंबर बोल रहा है कि जाइए अपने से लगाइए, और नंबर लगाने में डीएससी नंबर आ ही नहीं रहे हैं, नहीं आ रहा। तो मोबाइल से लगा रही है तो डीएससी नंबर नहीं मिल रहा। फिर यहाँ जब आप अंदर गई? डांट के भगा रहा है, बोलता है कि जाइए अपने नंबर लगाइए, अपने नंबर लगाइए, लग जाएगा। तो मोबाइल से ही कह रहा है? हाँ, मोबाइल से बोल रहा है लगाने के लिए। तो क्या परेशानी कुछ बता रहे हैं, कब तक समय आएगा? पता नहीं, तो बोलता है कि 50 बार लगाइए, 100 बार लगाइए, अपने नंबर आ जाएगा, वही बोल रहा है। आपने कब कोशिश किया था? हम भी यही किए, नंबर लगा रहे हैं, डीएससी नंबर आ ही नहीं रहा, इसी के कारण लगाऊंगा। इससे पहले सिलेंडर की लंबी लंबी लाइन लगती थी, तो देखिए ना वहाँ पूरा लाइन लगा लो वहाँ पर। तो उन लोगों को डीएससी नंबर जिनको मिल गया उनकी लाइन? हाँ, उनकी।
पटना के बाद अब यूपी के नोएडा में आज सुबह का हाल भी देख लीजिए। गैस एजेंसियों के सामने लोगों की लंबी कतारें लग रही हैं। कई लोग सारा काम छोड़कर गैस एजेंसी के बाहर रात गुजार रहे हैं। नोएडा में लोगों का कहना है कि वो पिछले कई दिनों से गैस के लिए लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हम नोएडा की एक ऐसी एजेंसी के बाहर मौजूद हैं जहां पे आपको कई घंटों से लोग इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये तस्वीरें लगभग 20 से 25 दिन हो गए हैं, लगातार इसी तरीके की बनी हुई हैं। रोज़ाना लाइनें बढ़ती जा रही हैं, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनके घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया है। आपके घर में सिलेंडर ख़त्म हो गया? जी हमारा तो हम कब से दौड़ रही हैं। देखिए हमारा कॉपी कब से दौड़? हमारा तो संडे के दिन इतना लाइन था, इतना हंगामा हुआ तो भी नहीं मिला हमारा। संडे से आप आ रहे हो? जी वो सब पहले ही से, होली के बिहान वाला से आ रही हूँ, सोमवार से। होली से सिलेंडर घर पे खत्म हो गया है। चल के देखिए हम क्या चीज से खाना बना रही हूँ। कैसे कर रहे हैं फिर आप? मैं तो कोयला मांग के, रूम मालिक खाना नहीं बनाने देता है। मैं दही चूड़ा खा रही हूँ। दही चूड़ा खा के? बच्चा के भी जबरदस्ती खिला रही हूँ, क्या करूँगी। देखिए हमारा पूछिए, वो क्या पुलिस वाला सब आए हुए लोग से पूछिए, हम लोग कब से दौड़ रही हूँ। मिल ना रहा है सिलेंडर हमारा। आपको यहाँ पे लाइनें नजर आ रही होंगी और अब ये लाइनें 300 से 400 का नंबर पार कर चुकी है। भैया 7 बजे से कल शाम से लगे हुए हैं, सुबह 7 बजे से बीत गया है, पूरी रात यहीं बीत गया, अभी तक सिलेंडर बांटने नहीं आया है। बताइए, 3 दिन पहले वापस चले गए हैं। 3 दिन पहले हम सब वापस चले गए, सिलेंडर लेके आते हैं, लेके चले जाते हैं। ड्यूटी छूट रहा अलग है, ड्यूटी छूट रहा अलग, सुपरवाइजर कोई अलग बात सुन रहे हैं। बताइए किस तरह से हम सब करेक्शन ले? बताइए। एजेंसी में प्रॉब्लम है, इसी एजेंसी में प्रॉब्लम है, सारे एजेंसी में दिक्कत नहीं है, इसी में दिक्कत है। आपका सिलेंडर खत्म है? जी 2 दिन से रात को यहीं पे वेट करके जा रहे हैं, सो के। आज भी पूरी, कल से लगे 24 घंटे हो गए अभी तक। कल 7 बजे आए हुए, 7 बजे बज गए। यूपी के बलिया में गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का बड़ा खेल सामने आया है। एक गैस एजेंसी का संचालक बिना बुकिंग के ही गैस डिलीवरी कर रहा था। जांच में पता चला कि एजेंसी के स्टॉक से 1015 गैस सिलेंडर गायब हैं। 55 खाली सिलेंडर की जगह 635 खाली सिलेंडर मिले हैं। गैस एजेंसी संचालक राजीव पांडे पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। भारत में कालाबाजारी और जमाखोरी पर हो रहे एक्शन के बीच एलपीजी गैस की किल्लत तो जंग शुरू होने के साथ ही चल रही है, लेकिन अब डीजल और पेट्रोल को लेकर घमासान मच गया है। देश के कई शहरों में पेट्रोल पंप के बाहर लगातार दूसरे दिन लंबी कतारें लगी हैं। लोग सुबह 5 बजे से पेट्रोल पंप पर पहुंच गए ताकि दफ्तर और काम पर जाने से पहले उनकी गाड़ी का टैंक फुल हो जाए। नागपुर और हैदराबाद जैसे शहरों में लोग इतनी संख्या में पेट्रोल पंपों पर पहुंचे कि कई जगह पेट्रोल का स्टॉक खत्म हो गया। यूपी में भी कई जगहों पर लोग पैनिक में नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अयोध्या में पेट्रोल पंपों पर लोगों की लंबी कतारें लग गईं।